हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर मधु यादव GGIC प्रयागराज से माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस ऑनलाइन 12th की क्लास में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का दूसरा भाग। बच्चों, इसके भाग 1 को हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं और इन डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में क्या स्थिति है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे तो तभी हमने देखा कि कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और क्यों इसे हम अपवाद की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि संक्रमण तत्वों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं और लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्यों छोटी होती है। इसी टॉपिक को, संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या वाले टॉपिक को आज हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि आज हमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। जो इसका हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा संक्रमण तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या घटने का क्या कारण है। फिर हम लोग पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी। फिर हम लोग देखेंगे संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था और लास्ट में हम लोग देखेंगे संक्रमण धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव। संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या पढ़ने से पहले ये देखिए, यहाँ पर हमने 5D सीरीज के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, ये आपको परमाणु त्रिज्या को समझने में हेल्प करेगा। जब हम संक्रमण तत्वों में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि जब हम 3D से 4D और 4D से 5D में आते हैं, तब हम देखते हैं कि 3D श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्या 4D सीरीज़ के तत्वों की परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है, लेकिन 5D सीरीज़ के तत्वों की परमाणु त्रिज्या 4D सीरीज़ के तत्वों की परमाणु की त्रिज्या के लगभग बराबर होती है। लेकिन जैसा आप लोगों ने आवर्त सारणी में पढ़ रखा है कि किसी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु की त्रिज्या बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमें बराबर दिख रहा है। तो इस बराबर क्या लगभग बराबर होता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 5D सीरीज के जितने भी तत्व हैं, इन सभी तत्वों में 5D में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले 4F में इलेक्ट्रॉन्स का भरना शुरू हो जाता है। सभी तत्वों में देखिए 4F में पहले इलेक्ट्रॉन भरा है, उसके बाद 5D में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हुआ है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि s ऑर्बिटल्स की शील्डिंग पावर p ऑर्बिटल्स की शील्डिंग पावर से ज़्यादा होती है और इन p ऑर्बिटल्स की शील्डिंग पावर d ऑर्बिटल्स की शील्डिंग पावर से ज़्यादा होती है और सबसे कम होती है f ऑर्बिटल्स की शील्डिंग पावर। यही कम शील्डिंग पावर होने के कारण जो संक्रमण तत्व हैं, जो 5D सीरीज़ के संक्रमण तत्व हैं, उनकी परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाती है। यहाँ देखिए वर्ग 4 में जब हम देखते हैं टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैफनियम की परमाणु त्रिज्याएं, जिसमें कि टाइटेनियम की परमाणु त्रिज्या 1.32 है और जर्कोनियम और हैफनियम की परमाणु त्रिज्याएं देखिए दोनों लगभग बराबर हैं। अब चूंकि इनकी परमाणु त्रिज्या बराबर है तो क्या होगा, इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी बराबर होंगे।
फिर देखिए धात्विक त्रिज्या में कमी के साथ ही तत्वों के घनत्व में वृद्धि होती है, जिसका कि अपवाद है जिंक का घनत्व सबसे कम होता है। अब इसको आप लोग ऐसे समझिए कि धात्विक त्रिज्या में जब कमी होगी तो घनत्व में वृद्धि कैसे होगी। आप लोग फॉर्मूला याद करिए, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व D = द्रव्यमान m डिवाइडेड बाई आयतन V। अब जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या छोटी होगी वैसे वैसे वॉल्यूम छोटा होगा, वॉल्यूम कम होगा, और जब हम श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो द्रव्यमान संख्या बढ़ती है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर घनत्व के मान में वृद्धि होती जाती है। लेकिन इसका यहाँ पर एक अपवाद भी है, इस अपवाद को आप लोग याद कर लीजिएगा। आयनन एंथैल्पी, संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी। इसे पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर ये आयनन एंथैल्पी क्या होती है। आप लोगों ने 11th क्लास में आवर्त सारणी वाले चैप्टर में आयनन एंथैल्पी को पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक परमाणु लिया हुआ है जो कि विद्युत उदासीन है। इस परमाणु में केंद्र में धनावेश उपस्थित है, जैसा कि आप लोग जानते हैं केंद्र में नाभिक है जिस पर कि धनावेश होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक जो है वो अपना एक आकर्षण बल लगाता है। इसी आकर्षण बल के विरुद्ध जा करके हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ता है, जिसके कारण कि हमें इसमें ऊर्जा देनी पड़ती है। यही जो ऊर्जा देनी पड़ती है इसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम कहते हैं प्रथम आयनन विभव। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे हम बोलते हैं द्वितीय आयनन विभव। उसी तरीके से जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे हम बोलते हैं तृतीय आयनन विभव। जब हम तीनों आयनन विभव को देखते हैं तो हमें इसमें एक क्रम मिलता है। प्रथम आयनन विभव का मान द्वितीय आयनन विभव के मान से कम होता है, जबकि तृतीय आयनन विभव का मान द्वितीय आयनन विभव के मान से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? अब इसको ये समझने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी साइज के, परमाणु की साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जैसे जैसे साइज बड़ा होगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, और अगर साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी। अब इसमें देखिए, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो हमें प्रथम आयनन विभव मिला। जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे उस समय क्या हुआ कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर हमें धनायन मिला था। पहला इलेक्ट्रॉन निकाल करके धनायन मिला, इस धनायन में से हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धनायन की त्रिज्या छोटी होती है, तो साइज छोटा हुआ तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। उसी तरीके से जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो भी हमें धनायन में से ही तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसमें हमें और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ जाता है। ये नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा रहता है और इसी नाभिकीय आवेश के विरुद्ध जा करके हमें तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है, जिसमें हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी रहती है।
जैसे जैसे और इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे वैसे वैसे हमें इसमें और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। डी कक्षकों के बढ़ने के साथ श्रेणी में बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है। जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होगी, क्योंकि जैसा अभी हमने आपको बताया कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या छोटी होती है, तो सेम वही चीज़, साइज छोटा होगा तो आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होगी। आयनन एंथैल्पी का मान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के नाभिक की ओर आकर्षण, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण और विनिमय ऊर्जा पर निर्भर करता है। देखिए, नाभिक की ओर आकर्षण, ये तो हमने अभी आपको बताया ही कि ये जो नाभिक का धनावेश है वो इलेक्ट्रॉन्स पर एक आकर्षण बल लगाता है। फिर इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण तो होगा ही, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी पर नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें आपस में एक रिपल्शन काम करता है, ये एक दूसरे को दूर दूर करते हैं। इसे ही हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। फिर है विनिमय ऊर्जा पर भी डिपेंड करता है। विनिमय ऊर्जा को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जब दो एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन, एंटी पैरेलल मतलब कि दोनों की स्पिन विपरीत हो, एक क्लॉकवाइज मूव करता हो और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हो, तो जब दो एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन चेंज होती है और चेंज होकर के पैरेलल हो जाती है, तो इस प्रोसेस में ऊर्जा निकलती है, और जो ये ऊर्जा निकलती है इसे ही हम बोलते हैं विनिमय ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर स्पिन का एक्सचेंज होता है और इसी एक्सचेंज में जो एनर्जी निकलती है उसे हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आयनन एंथैल्पी को हम लोग इस टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, ये टेबल आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दी हुई है, तो आप लोग वहाँ से भी इस टेबल को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3D सीरीज के तत्व दिए गए हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ है, डी और एस का कॉन्फ़िगरेशन, और साथ ही साथ उनके आयनन विभव भी दिए हुए हैं। ये देखिए एम का मतलब क्या हुआ, संक्रमण तत्वों की ये जो धातुएं हैं ये एम से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एम से एम प्लस बनेगा और हमको प्रथम आयनन विभव का मान मिलेगा। फिर जब एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो m प्लस से m2 प्लस बनेगा और हमें द्वितीय आयनन विभव का मान मिलेगा। उसी तरह से जब m2 प्लस से m3 प्लस बनेगा तब हमें तृतीय आयनन विभव का मान मिलेगा। अभी देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि प्रथम आयनन विभव का मान द्वितीय आयनन विभव के मान से कम होता है। यहाँ देखिए, प्रथम आयनन विभव का मान द्वितीय आयनन विभव के मान से कम है और सबसे ज़्यादा तृतीय आयनन विभव का मान होता है। संक्रमण तत्वों के जब हम प्रथम आयनन विभव को देखते हैं तो श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है और ये बढ़ने का जो क्रम है वो एक निरंतर क्रम बना रहता है। इसमें हमें कहीं पर भी किसी भी तरह का विचलन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब हम द्वितीय आयनन विभव को देखते हैं तब आयनन विभव बढ़ता तो है, बढ़ने का क्रम रहता है, लेकिन ये क्रम क्रोमियम के केस में आकर के टूटता है और क्रोमियम के द्वितीय आयनन विभव का मान मैग्नीज के द्वितीय आयनन विभव के मान से बहुत ज़्यादा होता है और मैग्नीज के बाद से फिर वही क्रम शुरू हो जाता है और ये फिर मैग्नीज के बाद आयरन,
कोबाल्ट, निकिल तक बना रहता है और कॉपर के केस में आकर के ये क्रम फिर टूटता है और फिर जिंक के केस में आकर के आयनन विभव का मान कॉपर से कम हो जाता है। अब क्रोमियम और कॉपर के केस में आयनन विभव का मान क्यों अचानक से बढ़ा, इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सिर्फ एक फैक्टर है, वो है 3D के इलेक्ट्रॉन्स। क्रोमियम में देखिए 3D5 कन्फिग्रेशन है और कॉपर में 3D10 कन्फिग्रेशन है। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया है कि d ऑर्बिटल्स में D5 और D10 जो है वो स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है। तो इस स्टेबल कन्फिग्रेशन में से एक भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। इसीलिए जब M+ से M2+ बनता है तो क्रोमियम और कॉपर के केस में द्वितीय आयनन विभव का मान ज़्यादा आता है। अब तृतीय आयनन विभव के मान को देखिए, इसमें भी तृतीय आयनन विभव का मान बढ़ता है, बढ़ने का क्रम बना रहता है, लेकिन मैग्नीज के केस में ये क्रम फिर टूटता है और मैग्नीज के तृतीय आयनन विभव का मान आयरन के तृतीय आयनन विभव के मान से बहुत ज़्यादा होता है और फिर उसके बाद से क्रम फिर वैसे ही बढ़ने लगता है और निकिल, कॉपर और जिंक के केस में आकर के तृतीय आयनन विभव का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि मैग्नीज के केस में क्यों तृतीय आयनन विभव का मान ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए फिर से वही फैक्टर है, 3D5 हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है इसका। तो यहाँ से फिर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसीलिए मैग्नीज के केस में ये मान ज़्यादा आता है। कॉपर, जिंक और निकिल के केस में तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। उसका कारण ये है कि ये तीनों तत्व +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था। संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि संक्रमण की ऑक्सीकरण अवस्था एक्चुअली में क्या होती है। तो बच्चों आप लोग सिंपली इतना समझ लीजिए कि ऑक्सीकरण अवस्था किसी तत्व में से हम जितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। संक्रमण तत्व यौगिकों में कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। संक्रमण तत्वों के जितने भी विशिष्ट लक्षण होते हैं उनमें से एक ये मुख्य लक्षण है कि संक्रमण तत्व कई ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। इन कई ऑक्सीकरण अवस्थाओं का कारण क्या है? अपूर्ण D कक्षक के इलेक्ट्रॉन ही परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का प्रमुख कारण होते हैं। यहाँ पर देखिए संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था को हम लोग टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ 3D सीरीज के तत्वों को दिया गया है। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के सभी तत्व लिखे हैं। जब हम इस टेबल को देखते हैं तो इसमें देखिए इस सीरीज के जो बीच के तत्व हैं वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैग्नीज के केस में देखिए ये +2 से लेकर के +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था को शो करता है। उसी तरह से श्रेणी में जब हम एकदम किनारे पर देखते हैं, दोनों किनारे के जो तत्व हैं वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था को शो करते हैं। उसका कारण क्या होता है? स्कैंडियम और टाइटेनियम के केस में देखिए इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करें और कई सारी ऑक्सीकरण अवस्था को शो करें। उसी तरीके से कॉपर और जिंक के केस में देखिए यहाँ पर इनके पास इलेक्ट्रॉन तो बहुत होते हैं लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जब हम इस टेबल को देखते हैं तो हमें एक चीज़ और दिखती है, ये जितने भी हाइलाइटेड नंबर्स लिखे हैं ये सभी इन तत्वों की
स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। और इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को जब हम देखते हैं तो हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक का अंतर होता है, जैसे +2 से +3, +3 से +4, एक एक का अंतर हो रहा है। संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है, सिंपल S, D और S के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम जोड़ दें तो संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था हमें मिल जाएगी। लेकिन ये रूल भी सिर्फ मैग्नीज तक ही फॉलो होता है, उसके बाद के तत्वों में ये रूल नहीं फॉलो होता है, क्योंकि इसके बाद के जो तत्व हैं वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं में स्थायी नहीं रहते हैं। डी ब्लॉक के भारी तत्व भी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारी तत्व होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, वर्ग 6 में मॉलिब्डेनम तथा टंगस्टन का स्थायित्व क्रोमियम से अधिक होता है। मॉलिब्डेनम और टंगस्टन ये दोनों ही जो है वो भारी तत्व हैं और इनका जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है, और इस ऑक्सीकरण अवस्था में क्रोमियम स्थायी नहीं रह पाता है, ये हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्थायी रहता है। अम्लीय माध्यम में क्रोमियम डाइक्रोमेट के रूप में प्रबल ऑक्सीकारक है, जबकि मॉलिब्डेनम और टंगस्टन नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, ये यहाँ पर स्थायी नहीं है, तो ये चूंकि ऑक्सीकारक है तो ये क्या होगा, खुद ही रिड्यूस होकर के +6 से +3 में बदल जाता है और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था से निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाता है, जो कि इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। NiCO4 और FeCO5 में निकेल और आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। ये ऑक्सीकरण अवस्था बच्चों ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में पाई जाती है जहाँ पर ऐसे लिगेंड्स प्रेजेंट हों जिनमें कि सिग्मा बॉन्डिंग के साथ साथ पाई एक्सेप्टर गुण भी प्रेजेंट हो। इसको बच्चों आप लोग कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभवों में प्रवृत्तियां M2+ से M में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए M2+ से M में जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये रिडक्शन हो रहा है तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। और संक्रमण तत्वों में हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर देखिए बच्चों, संक्रमण तत्वों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इस ग्राफ में देखिए एक्स एक्सिस पर संक्रमण तत्वों के परमाणु क्रमांक को लिया गया है और वाई एक्सिस पर इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को लिया गया है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के मान में भी वृद्धि हमें दिखती है, लेकिन ये वृद्धि मैग्नीज के केस में आकर के रुक जाती है और यहाँ पर कम हो जाती है। फिर ये आयरन के केस में बढ़ती तो है, लेकिन
बढ़ने के साथ ही निकेल के केस में आकर के ये फिर हमें कम मिलती है, और कॉपर के केस में ये बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ देखिए 0 के ऊपर जा रही है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ टेबल में भी देखिए कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव दी है, जबकि सभी तत्वों की वैल्यू नेगेटिव में है, सिर्फ कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव में है। कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव में होने का क्या मतलब है कि जब कॉपर को HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होती है। कॉपर जो है वो HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करता है, लेकिन ये जो बाकी के सभी तत्व हैं ये HCl के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस को भी लिबरेट करते हैं। कॉपर के केस में कॉपर जो कि एक अपवाद है, इस अपवाद में भी एक और अपवाद है कि कॉपर HCl के साथ तो रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन HNO3 और H2SO4 के साथ में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। अब इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पर आपको इस पूरे ग्राफ में 3-4 पॉइंट्स को ही याद करना है कि मैग्नीज, निकेल और जिंक, इनके जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान है वो अधिक ऋणात्मक होते हैं। तो मैग्नीज और जिंक के केस में मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D5 होता है, जबकि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D10 होता है। और निकेल के केस में निकेल की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लगभग क्या बराबर ही होती है, कॉपर के बराबर रहती है। तो ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान है ये और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो बच्चों आप लोग इसमें पूरे इस ग्राफ को और टेबल को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस आप मैग्नीज, निकेल, कॉपर और जिंक के केस को याद कर लीजिए। बच्चों यहाँ पर आपके लिए अभ्यास के लिए हमने 2 प्रश्न दिए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताइए जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। आप लोग जब इसका आंसर लिखिएगा तो ध्यान दीजिएगा, आपको संक्रमण तत्व बताना है। आप लोग पिछले लेक्चर को याद करिए, उसमें हमने आपको बताया था कि जितने भी वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व होते हैं उनमें से कौन से ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं, तो उसे ही आप लोग ध्यान में रख करके इसका आंसर बताइएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है Mn2+ के यौगिक Fe2+ के यौगिकों की तुलना में अधिक स्थायी क्यों हैं। तो इसका आंसर लिखने से पहले आप Mn2+ का कन्फिग्रेशन और Fe2+ का कन्फिग्रेशन लिख लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बच्चों आशा करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप अपनी NCERT की बुक को खूब अच्छे से पढ़िए और जितने भी अपवाद दिए गए हैं उनको खूब अच्छे से याद कर लीजिए। धन्यवाद।